हाँ, मतलब ड्रग किसके किसके बीच में रिलेशन है, ड्रग और किसके बीच में, बॉडी के बीच में। इसलिए सबसे पहला पार्ट अपन क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू द फार्माको काइनेटिक्स, एंड वी विल स्टार्ट विद द ड्रग। सो व्हाट इज ड्रग? हाँ, any substance which have therapeutic action और फार्माकोलॉजिकल एक्शन, या फिर हम लोग उसको जनरल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, ड्रग्स कब लेते हैं? ऐसे अभी भूख लग गई तो अभी 2-3 गोलियां खा लेने का, ऐसा होता है क्या? नहीं। हाँ, लेकिन कब लेते हैं ये मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, जब बीमार पड़ते हैं, राइट। हाँ, बीमार पड़ते हैं मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? इम्यून सिस्टम खराब हो जाती है। ओके, सिंपल लैंग्वेज में कोई भी बीमार नहीं है, मतलब ही दैट पर्सन इज हेल्दी। हेल्दी का मीनिंग क्या होता है? वो पर्सन के सारे फंक्शंस कैसे चालू है, नॉर्मल चालू है। ओके, उस पर्सन को क्या बोलते हैं हम लोग, हेल्दी पर्सन। ओके, सिर्फ फंक्शंस ही होते हैं या फिर साइकोलॉजिकल कंडीशन भी आती है उसमें? साइकोलॉजिकल कंडीशन भी आते हैं, मतलब। लेकिन जब कभी भी कोई डिसीज हो जाता है तो डिसीज होने के बाद में किस में चेंजेस आते हैं? जैसे अपना लिवर डिसीजेस होते हैं तो लिवर में कुछ चेंजेस आते हैं। यस, मतलब लिवर के किस में चेंजेस आते हैं, स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं। और फिर लिवर के उस स्ट्रक्चर में चेंजेस की वजह से उसके फंक्शंस भी अफेक्ट होते हैं। मतलब अपने बॉडी में हमेशा क्या रहता है, नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो उसको हम लोग स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। एंड स्टडी ऑफ फंक्शंस और प्रोसेसेस इट इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजी। मतलब जो हमारा पर कोई भी पर्सन होता है उसके हमेशा नॉर्मल क्या रहता है, एनाटॉमी, और साथ में क्या रहती है, फिजियोलॉजी। ओके, तब जब पर्सन में क्या हो जाता है, कोई ना कोई डिसीज होता है, तो ये नॉर्मल थिंग किस में कन्वर्ट हो जाती है, इट विल कन्वर्टेड इनटू द एब नॉर्मल, राइट। तो डिसीज कंडीशन में नॉर्मल फिजियोलॉजी कन्वर्टेड टू द एबनॉर्मल फिजियोलॉजी। ये कौन कॉज कर रहा है? दिस इज कॉज बाय द डिसीजेस, सो वी कैन से दिस इज कॉज बाय द डिसीज, राइट। फिर एबनॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होते हैं उसको कहाँ पे लाने का है, नॉर्मल पे लाने का है। तो वो नॉर्मल पे लाने के लिए हम लोग बॉडी को क्या देते हैं, सपोर्ट सिस्टम देते हैं, ताकि इफेक्ट जल्दी आ जाए। और वो हम लोग क्या लेते हैं फिर, सब्सटेंसेस, एंड दिस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज ड्रग्स, राइट। तो ये जो हम लोग क्या ले रहे हैं, ड्रग्स लेते हैं, दैट विल कन्वर्ट द एबनॉर्मल फिजियोलॉजी टू द नॉर्मल फिजियोलॉजी। एंड एज पर डीएनसी एक्ट हो चुका है ना तुम्हारे सेमेस्टर में, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रग? Any substance or medication which is, हाँ, used internally or externally in humans and animals for the prevention, diagnosis, मिटिगेशन एंड ट्रीटमेंट। ओके, अब सारे तो वर्ड पता है, बस एक वर्ड नहीं पता, वो सा है मिटिगेशन। मिटिगेशन का मीनिंग क्या होता है? मिटिगेट करना, मतलब जो भी इंटेंसिटी रहती है वो इंटेंसिटी को कम करना, दैट विल बी कॉल्ड एज मिटिगेशन। तो ये सिंपल किसके बारे में हो गया, ड्रग के बारे में। फिर आता है वर्ड, उस वर्ड का नाम क्या है, बायो फार्मास्यूटिक्स। सो बायोफार्मास्यूटिक्स में हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। लेकिन किसकी स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ द फैक्टर्स। अब कौन से फैक्टर्स है, मुझे एक बात बताओ, अभी अपन ने इसके पहले किसके बारे में बात की थी, ड्रग। ओके, तो ड्रग बॉडी में जाती है। ओके, तो ड्रग बॉडी में जाने के बाद में बिल्कुल बिल्कुल इतनी सी ड्रग दिया तो काम चल जाएगा क्या? नहीं। ओके, तो बॉडी में एक स्पेसिफिक अमाउंट होना चाहिए। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, रेट एंड व्हाट, अमाउंट। ओके, रेट एंड अमाउंट ऑफ द ड्रग्स। ओके, अब सिर्फ जो दे रहे हैं उस वहां पे बायोफार्मास्यूटिक्स आता है। मतलब जो दे रहे हैं वो क्या हो जाएगा, डोज हो जाएगा। और जो बॉडी में पहुंच रही है
उसके बारे में हमेशा कौन बात करता है? बायोफार्मास्यूटिक्स बात करता है। मतलब ये ड्रग्स कहाँ पे जा रही है? इन सर्कुलेशन, और उस सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्टेमिक व्हाट? सर्कुलेशन। अभी सिंपल लैंग्वेज में फिर बायोफार्मास्यूटिक्स मतलब क्या? इट इज स्टडी ऑफ फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द, so I can write down here, this is going to influence the rate and amount of drug in the systemic circulation. So that will be called as our biopharmaceutics. फिर दूसरा वाला सब्जेक्ट कौन सा है जिसमें यही फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ते हैं हम लोग? फार्माकोलॉजी। ओके, तो फार्माकोलॉजी देखने के पहले देख लेते हैं व्हाट इज द फार्माकोलॉजी, राइट? अब व्हाट इज फार्माकोलॉजी? इट इज इंटरेक्शन बिटवीन द ड्रग एंड हमारा वाला जो सिस्टम है वो कौन सा वाला सिस्टम कहलाता है? बायोलॉजिकल सिस्टम, बिकॉज बॉडी वी विल कंसिडर इट एज अ वन सिस्टम। कोई भी सिस्टम क्या रहता है? जिसमें सेट ऑफ पैरामीटर्स इन विच इन्वेस्टिगेशन इज डन। ओके, तो हमारी इन्वेस्टिगेशन किस में चालू है? बॉडी में। सो that is interaction between the drug and biological system, that is called as pharmacology. फिर और एक वर्ड आता है, उसको क्या बोलते हैं? कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में हम लोग क्या यूज करते हैं? केमिकल एजेंट्स को यूज करते हैं। सो कौन से वाले एजेंट्स है हमारे? केमिकल एजेंट्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट। लेकिन कौन से वाले ट्रीटमेंट में यूज करते हैं हम लोग? कीमोथेरेपी। किसकी वजह से कीमोथेरेपी? अभी आप लोगों को सबको सेमेस्टर में है। ओके, तो कीमोथेरेपी ये पार्ट कब आता है? यूजुअली इन द केस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस। ओके, सो इन ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट? इन्फेक्शियस डिसीजेस, राइट? हाँ, कैंसर भी आता है। ओके, इन्फेक्शियस, बट ब्रॉडली हम लोग क्या बोलते हैं? इन द इन्फेक्शियस डिसीजेस दैट विल बी कॉल्ड एज कीमोथेरेपी। एंड अब दूसरा ये थर्ड एक वर्ड आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थेरापेटिक्स। ओके, सो व्हाट इज थेरापेटिक्स? सिंपल लैंग्वेज में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज द ट्रीटमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ, क्या कहलाता है? डिसीजेस, दैट विल बी कॉल्ड एज थेरापेटिक्स। और थेरापेटिक्स के सामने और एक वर्ड लगा देंगे, उस वर्ड का न लगाने के बाद में क्या बन जाएगा? वो फार्माको क्या है? थेराप्यूटिक्स। ओके, तो फार्माकोथेरापेटिक्स का मीनिंग क्या? थेरापेटिक्स मतलब ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस, एंड फार्माकोन का मतलब क्या होता है? ड्रग। फार्माकोन का मतलब क्या होता है? ड्रग। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस यूजिंग द ड्रग्स, दैट विल बी कॉल्ड एज थेराप्यूटिक्स, राइट? तो ये हो गया हमारा रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी। और अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा था? व्हाट इज द बायोफार्मास्यूटिक्स। तो बायोफार्मास्यूटिक्स के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने फार्माकोलॉजी के लिए भी ड्रग का क्लासिफिकेशन किया वाला है, वहां पे अलग अलग क्लासिफिकेशन है। अब ऐसे ही बायोफार्मास्यूटिक्स के हिसाब से भी हम लोग ड्रग का क्लासिफिकेशन करते हैं। और ये जो क्लासिफिकेशन होता है, दिस इज क्लासिफाइड विच बेस्ड ऑन द टू फैक्टर्स। और दो फैक्टर्स कौन से है? बाय द वे, बायोफार्मास्यूटिक्स किसके बारे में है? बायोफार्मास्यूटिक्स में हम लोग क्या करते हैं? रेट एंड अमाउंट ऑफ ड्रग इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, तो ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग की कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? ड्रग क्या होना चाहिए? सोल्यूबल होना चाहिए। मतलब पहला वाला जो फैक्टर रहेगा, वो पहला फैक्टर कौन सा होता है? और सोल्यूबिलिटी। और कौन सी सोल्यूबिलिटी? दो टाइप की होती है ना, एक एक्वस सोल्यूबिलिटी, दूसरी लिपिड सोल्यूबिलिटी। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग एब्जॉर्ब कब होगा? हाँ, तो हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक्वस सोल्यूबिलिटी का मीनिंग सीधा सीधा क्या हो गया? हम लोग मैक्सिमम जो डोसेज फॉर्म लेते हैं अपने जो जीआईटी रहता है, उसका एनवायरमेंट ही कौन सा होता है? एक्वस एनवायरमेंट होता है ना। मतलब यहाँ पे कौन सा वाला सोल्यूबिलिटी हो गया? दिस इज द एक्वस सोल्यूबिलिटी, एक्वस सोल्यूबिलिटी। एंड दूसरा एक फैक्टर रहता है, दैट फैक्टर विल बी कॉल्ड एज, अब कोई भी चीज एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब कहां से होके पास होके जाता है वो? एग्जैक्टली कहां से जा रहा है वो? मेम्ब्रेन से। ओके, सेल मेम्ब्रेन से वो पास हो रहा है, तो मेम्ब्रेन पास उसको क्या करते होने देता है? पास होने देता है।
उसको क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी। दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड एज मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। Okay, so depending upon these two factors, we can classify drugs, और उस classification को हम लोग क्या बोलते हैं, BCS क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स। तो ये क्लास कितने हैं टोटल, 4 क्लासेस है। पहला क्लास 1, 2, अब तो बाकी के बता ही सकते हो आराम से, 3 एंड 4, राइट। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, दैट इज सोल्युबिलिटी एंड परमेबिलिटी। क्लास 1 ये वो ड्रग होते हैं जिसमें सोल्युबिलिटी भी कैसी होती है, हाई, एंड परमेबिलिटी भी कैसी होती है, हाई। तो उसका एब्जॉर्प्शन कैसा हो जाएगा, हाँ, सो एब्जॉर्प्शन भी कैसा रहेगा, इट हैव हाई एब्जॉर्प्शन, राइट। फिर दूसरा वाला कौन सा क्लास है, जिसमें सोल्युबिलिटी कैसी रहती है, लो, but permeability is high. Okay, so this is having the low but permeability is what, high. तब एब्जॉर्प्शन कैसा हो जाएगा बताओ, रेट लिमिटिंग, मतलब वो हमेशा चेंज होता रहेगा। उसी को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, वेरिएबल पैटर्न रहता है एब्जॉर्प्शन का। ओके, फिर कौन सा वाला आ जाएगा, दिस इज द हाई एंड परमेबिलिटी इज लो, तभी भी एब्जॉर्प्शन पैटर्न कैसा रहेगा, वेरिएबल रहता है। और लास्ट में दोनों भी, जैसे सोल्युबिलिटी भी कैसी रहेगी, लो, एंड परमेबिलिटी भी कैसी रहेगी, लो, तो ऑफ कोर्स एब्जॉर्प्शन भी कैसा रहेगा, इट विल बी ऑल्सो द लो एब्जॉर्प्शन। तो ये हमारा कौन सा क्लासिफिकेशन कहलाता है, BCS क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग, राइट। उसके बाद में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे क्या देख लिया, व्हाट इज फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी मीन्स इंटरेक्शन बिटवीन द ड्रग एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम मतलब कौन हो गया, हमारा बॉडी हो गया। तो ड्रग और बॉडी के बीच में आपस में क्या रहते हैं, इंटरेक्शन, मतलब कुछ इफेक्ट है जो ड्रग क्या किसके ऊपर करेगा, बॉडी के ऊपर, और कुछ इफेक्ट जो बॉडी ड्रग के ऊपर करता है। तो पहला कौन सा है, फार्माकोकाइनेटिक्स, सबको पता है, बस इट इज पार्ट ऑफ फ्लो, दैट्स व्हाई वी आर कवरिंग हियर। ओके, सो व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक्स, हाँ एग्जैक्टली मतलब अभी ड्रग तो अपन ने कोई भी टैबलेट ले लिया, ओके, टैबलेट लेने के बाद में फिर डायरेक्टली बॉडी मतलब ड्रग का इफेक्ट आना चालू हो जाता है क्या, नहीं, पहले जो हमारी बॉडी रहती है वो किसको अफेक्ट करती है, ड्रग के ऊपर एक्शन लेती है, एंड दैट स्टडी इज कॉल्ड एज फार्माकोकाइनेटिक्स। एंड जो ड्रग होता है, विच हाउ ड्रग गोइंग टू इफेक्ट द body, this will be called as pharmacodynamics, right। फार्माकोडायनामिक्स में क्या आता है, हाँ, फार्माकोडायनामिक्स में क्या आता है, सबसे पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ओके, मतलब बॉडी ड्रग कौन से रास्ते से और कौन से पाथवे से अपने बॉडी पे अफेक्ट करता है, दैट विल बी कॉल्ड एज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ओके, बाद में उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, थेरापेटिक इफेक्ट और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। वो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, जो हम लोगों को इंटेंडेड इफेक्ट चाहिए रहते हैं जिस भी ड्रग से, दैट विल बी कॉल्ड एज फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट और थेरापेटिक इफेक्ट। लेकिन उसके अलावा भी कुछ तो उसके साथ में इफेक्ट आ जाते हैं, जो साथ में इफेक्ट आते हैं उसको क्या बोलते हैं, साइड इफेक्ट। लेकिन अगर किसी भी ड्रग का क्वांटिटी ज्यादा हो गया तो हाँ, फिर उन इफेक्ट को क्या बोलते हैं, एडवर्स इफेक्ट। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं क्या, नहीं, ओके, और एडवर्स इफेक्ट को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज दे कैन बी डोज डिपेंडेंट। ओके, तो ये सारी चीजें किस में आती है, फार्माकोडायनामिक्स में। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या क्या आता होगा, तो जैसे ही ड्रग कहाँ पे चली जाती है, जीआईटी में, फॉर एग्जांपल टैबलेट के बारे में बात किया, ओके, तो बाद में उसका पहले क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन वगैरह होगा। ओके, उसके बाद में ड्रग क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब होगी। मतलब सबसे पहला पार्ट कौन सा आता है, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्ब होके एक ही जगह पे रहता है क्या, नहीं, वो कंप्लीटली बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो दैट, तो वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसकी कैरियर कौन है, ड्रग प्रोटीन बॉन्ड रहा
तब उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा अफेक्ट होगा, ये सारी चीजें हम लोग किस में देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में। फिर थर्ड वाला पार्ट कौन सा होता है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मीन्स हाँ, ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म में होता है क्या हर बार, ओके वो तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं ना। कभी कभी हम लोग क्या लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, उसका क्या हो जाता है मेटाबॉलिज्म, एंड देन इट विल कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म। पहले कैसा था, ड्रग इनएक्टिव फॉर्म में था, बाद में किस में कन्वर्ट हो गया, एक्टिव फॉर्म में। तो उस ड्रग को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रो ड्रग। यूजुअली मेटाबॉलिज्म में जो भी एक्टिव ड्रग होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, उसके फ्रेगमेंट्स में, एंड यूजुअली दे आर नॉन एक्टिव और एक्टिव और हैविंग द सेम एक्शन। ओके, तो ये होता है हमारा मेटाबॉलिज्म। और लास्ट में कौन सा वाला है, एलिमिनेशन, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। ओके, तो बाद में यही हमारी बॉडी को हम लोग अलग अलग क्या देखते हैं, कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, और इसी चीज को मतलब हम लोग बाद में स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंपार्टमेंटल मॉडलिंग। ओके, मतलब बॉडी को कैसे कंसिडर किया है, कंपार्टमेंट। ओके, हाँ तो एक कंपार्टमेंट हो गया, मतलब हाँ तो कौन सा है, वन कंपार्टमेंट मॉडलिंग। ओके, फिर दो मतलब एक से ज्यादा, उसको क्या बोलते हैं, टू कंपार्टमेंट, थ्री कंपार्टमेंट। तो इस तरीके से अलग अलग कंपार्टमेंट रहेंगे, एंड ऑल दिस विल बी डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन पे भी रहता है। ओके, और उसमें सारे फैक्टर्स क्या होने वाले हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, और उसको हम लोग ऐसे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से दिखा देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पैरामीटर्स। ओके, क्योंकि एब्जॉर्प्शन भी अफेक्ट करता है उसको क्या बोल, कौन सा वाला कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं हम लोग, हाँ प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन और सिस्टेमिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग। डिस्ट्रीब्यूशन भी अफेक्ट करता है, मेटाबॉलिज्म भी अफेक्ट करता है, एंड इलिमिनेशन भी अफेक्ट करता है। तो उसकी स्टडी हम लोग कंपार्टमेंटल मॉडलिंग में करेंगे। और फिलहाल में अभी क्या स्टार्ट कर देंगे, ड्रग एब्जॉर्प्शन। ओके, आज भी हमारा ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है ड्रग एब्जॉर्प्शन का। डायरेक्टली हम लोग मैकेनिज्म्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन पे नहीं जाएंगे। सबसे पहले ड्रग एब्जॉर्प्शन कहाँ से होना चालू हो जाता है, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ना चालू कर देते हैं, राइट। तो ड्रग एब्जॉर्प्शन अगर पढ़ने का है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। ड्रग एब्जॉर्प्शन ये क्या है, एक वन ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स। मतलब ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या है, ये एक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में हो क्या रहा है बताओ, हम लोगों ने ड्रग ले लिया, सबसे पहले ड्रग कहाँ पे चली गई, स्टमक में, फिर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब यहाँ पे ड्रग का क्या हो रहा है, मूवमेंट। ओके, लेकिन ये ड्रग का मूवमेंट होते होते फिर ड्रग क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, और कहाँ पे पास हो जाएगी, इन द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ओके, तो व्हाट इज ड्रग एब्जॉर्प्शन, इट इज अ प्रोसेस, और काय की प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ द ड्रग। लेकिन कौन सी वाली ड्रग, जो मेटाबोलाइज हो गई है या फिर अनचेंज्ड है, unchanged. That's why we have to add another one word, that is the unchanged क्या है, ड्रग। और कहां से कहां पे उसका ट्रांसफर हो रहा है, कहां से कहां पे ट्रांसफर होता है। अब सिर्फ जीआईटी नहीं बोलेंगे, अभी हमारे वेरियस रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रहते हैं ना। ओके, और अगर ओरल वाला रहा तो कौन सा रहेगा, जीआईटी। ओके, माउथ बाद में वो कौन सा है, ओरल भी ड्रग्स रहते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम लोग, ओरल। लेकिन बाद में हमारे क्या रहते हैं, इंजेक्टेबल्स भी रहते हैं ना। मतलब हम लोग एक ही बोल सकते हैं क्या, नहीं, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, फ्रॉम द साइट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, हाँ, so this is movement of drug from site of administration to कहाँ पे जाने वाला है, very good, okay, so to the systemic circulation, and this phenomena is called as, or this process is called as drug absorption. Okay, अब यूजुअली हम लोग सबसे ज्यादा यूज होने वाला डोसेज फॉर्म कौन सा होता है, ओरल डोसेज फॉर्म। सो वी विल टॉक अबाउट दैट, राइट। तो
ओरल डोसेज फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो ओरल डोसेज फॉर्म सबसे पहले कहाँ से जाता है, एंटर करता है माउथ से, और एलिमिनेशन कहाँ से होता है, हाँ मतलब जीआईटी के बारे में बात करेंगे तो ओके मैक्सिमम एलिमिनेशन कहाँ से होता है, दो ऑर्गन से, कौन सा यूरिन एंड एनल रूट। ओके तो हम लोग ऑलरेडी ये कहाँ पे पढ़ चुके हैं, ड्रग अफेक्टिंग द जीआईटी, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, जीआईटी के फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस कौन से हैं? फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस का मीनिंग क्या है, नॉर्मल जीआईटी के प्रोसेसेस कौन से हैं, फटाक से। पहला वाला क्या करता है, डाइजेशन। ओके डायरेक्टली डाइजेशन होता है क्या, डाइजेशन करने के लिए पहले उसको क्या करना पड़ता है, सीक्रेट करना पड़ता है ना, म्यूकस सीक्रेट, उसको सबसे पहले क्या होता है, सीक्रीशन। सीक्रीशंस के साथ में एंजाइम सीक्रेट्स कर दिया, उसके बाद में वो क्या क्या कर रहा है, डाइजेशन। सो दैट इज द डाइजेशन। एंड तीसरा वाला फिर उसी चीज वहां से कंटेंट को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज द एब्जॉर्प्शन। तो जीआईटी के हमारे मेजर जो ऑर्गन्स होते हैं, वो मेजर ऑर्गन्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस मुझे बताना कौन से मेजर ऑर्गन्स होते हैं। जीआईटी के मेजर ऑर्गन्स कौन से हैं? सबसे पहला ऑर्गन कहाँ से चालू होता है, दैट इज द माउथ। ओके माउथ के बाद में कौन आता है, सेकंड ये वाला ट्रैक। ओके इस ट्रैक को हम लोग क्या बोलते हैं, इसोफेगस। ओके उसके बाद में थर्ड ऑर्गन कौन सा आता है जीआईटी का, दिस इज द स्टमक। स्टमक के बाद में कौन आता है, इंटेस्टाइन। ओके और दो इंटेस्टाइन होते हैं। ओके फोर्थ वाला कौन सा है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड फिफ्थ वाला लार्ज इंटेस्टाइन, एंड कलेक्टिवली दे कैन बी कॉल्ड एज इंटेस्टाइन। और लास्ट पे कौन सा वाला ऑर्गन होता है, इट इज द एनस। ओके सो कौन सा है, दिस इज द सिक्स्थ वन। सो these आर द मेजर ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर जीआईटी। जीआईटी ओके अब यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी ये सारे के सारे पढ़ चुके हैं, फिर भी आप मुझे बताओ कि सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट कौन सा वाला है, स्टमक। स्टमक क्या है, एक टेम्पररी स्टोरेज हाउस होता है। ओके और डाइजेशन में इसका पार्ट क्या रहता है, ये फूड को किस में कन्वर्ट कर देता है, इट कन्वर्ट द फूड इनटू द काइम। ओके सो दिस इज कॉल्ड एज द काइम। काइम मतलब क्या रहता है, अब बताओ, गैस्ट्रिक सिक्रेशंस। उसी मतलब काइम दिखने में कैसा होता है, इट इज द क्रीमी पेस्ट। उल्टी करके देखना पता चल जाएगा वो कैसा दिखता है, राइट। सो दिस इज फूड को किस में कन्वर्ट करता है, स्टमक, काइम में प्रेजेंट करता है। और अब मुझे स्टमक के रीजन्स बताओ, कौन से रीजन्स है, हाँ सो स्टार्टिंग वाला कौन सा है, कार्डिया। ओके बाद में कौन सा आता है, फंडस, देन बॉडी एंड एंट्रम एंड द पाइलोरस। ओके तो दिस रीजन इज कॉल्ड एज एंट्रल रीजन एंड दिस वन इज कॉल्ड एज पाइलोरस रीजन। ओके यहाँ पे एक क्या रहता है, स्पिंक्चर, कौन सा है, लोअर इसोफिगल स्पिंक्चर। तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था किसमें, इन द GERD, दैट इज द रिफ्लक्स डिसीजेस, राइट। तो ये हो गया किसके बारे में, स्टमक के बारे में। स्टमक के बाद में कौन रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पूरे के पूरे जीआईटी का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब ये वाला या ये वाला जो कलरफुल दिख रहा है, ये वाला पार्ट कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और एक्चुअल एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट है, तीन। कौन से पहला पार्ट इट इज कॉल्ड एज द डिओडिनम। ओके सेकंड पार्ट वाला कौन सा वाला है, इट इज द जेजुनम, एंड थर्ड पार्ट इट इज कॉल्ड एज द इलियम, राइट। तो ये तीन पार्ट से बने वाला कौन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का मेजर फंक्शन क्या है, डाइजेशन है या एब्जॉर्प्शन होता है, दैट इज एब्जॉर्प्शन फंक्शन। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट कौन सा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, राइट। यहाँ पे कौन सा था अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को पैकिंग जो देता है, दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब लार्ज इंटेस्टाइन ये क्या है, बेसिकली इट इज द फ्रेम। और किसकी फ्रेम है, फ्रेम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। हम लोग इसको बारे में भी ऑलरेडी काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं, उसके लेयर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। बस मुझे उसके पार्ट बता दो लार्ज इंटेस्टाइन की।
सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है लार्ज इंटेस्टाइन का? पहला, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द, दिस इज द सीकम। ये वाला कौन सा है? असेंडिंग कोलन। ये वाला ट्रांसवर्स कोलन। ये वाला डिसेंडिंग कोलन। और ये कौन सा कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज रेक्टम। ओके, तो ये पार्ट हो गया किसका वाला है? दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन। ये हम लोग ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। ओके, उसके बाद में अब जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में कि ये सॉरी, ये भी तो हम लोगों ने पहले देख के रखा था ना, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, विलाय किसमें किसमें प्रेजेंट रहते हैं? माउथ की कैविटी में होते हैं क्या? होते हैं थोड़े से। ओके, क्योंकि वहां से भी तो क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है ना। ओके, तंबाकू खाने वाले कहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है? या फिर जो हम लोग क्या लेते हैं, ओरल ड्रग्स लेते हैं। ओके, ड्रग्स फॉर ओरल कैविटी या फिर सबलिंगुअल ड्रग्स, तो यहाँ से क्या होता है? माउथ कैविटी से भी एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, थोड़ा सा इसोफेगस में तो प्रेजेंट रहते हैं क्या? हाँ, तो मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, विलाय क्या है यहाँ पे? अब्सेंट है। तो वहां पे अगर विलाय ही प्रेजेंट नहीं है तो फिर एब्जॉर्प्शन कैसा होता है? थ्रू द मेम्ब्रेन डायरेक्टली। तो कहाँ कहाँ पे अब्सेंट है? माउथ कैविटी में अब्सेंट है, बाद में बाकी सारी जगह पे अब्सेंट है। सिंपली कौन सा वाला देख लेते हैं? प्रेजेंट। प्रेजेंट किसमें है हमारा? डिओडिनम में प्रेजेंट होता है, बट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। फिर किसमें है? जेजुनम, इलियम। ओके, और ये वाला कौन सा है? सीकम। ओके, तो सीकम मतलब किसका पार्ट हो गया? लार्ज इंटेस्टाइन का, बट इट इज प्रेजेंट इन ओनली स्मॉल अमाउंट। ओके, और लार्ज इंटेस्टाइन का मेजर रोल क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में तो सारी चीजें एब्जॉर्ब हो जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या एब्जॉर्ब होता है? सॉल्ट एंड वाटर। मतलब वाटर रिटेंशन ये किसका काम होता है सबसे ज्यादा? लार्ज इंटेस्टाइन का। ओके, अब काम की बात, जहां से ड्रग क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। कहां से ट्रांसफर होती है? मेम्ब्रेन से। तो हम लोगों को सबसे पहले देखना पड़ेगा टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स। ओके, और ये सेल के बारे में बात नहीं कर रहे, अलग अलग टाइप के क्या होते हैं? मेम्ब्रेन्स होते हैं। तो सबसे पहला मेम्ब्रेन कौन सा है? दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। किसमें प्रेजेंट रहता है? इन एवरी सेल। तो सेल का जो आउटर जो कवरिंग होता है दैट इज अ सिंपली सेल मेम्ब्रेन। और ये सेल मेम्ब्रेन होता है, दिस इज व्हाट? अ परमिएबल, दिस इज परमिएबल टू मेनी ड्रग्स। इसलिए तो हम लोग ड्रग्स ले पाते हैं क्योंकि उसके थ्रू ये ट्रांसफर हो जाते हैं। ओके, और इसमें क्या रहते हैं? स्मॉल पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स जिनका साइज होता है अप टू 8 एमस्ट्रॉन्ग के जितना इनका पोर का साइज होता है। तो स्मॉल पोर क्या करते होंगे? these are going to permit the very small molecules to pass through them. So these are the small pores. Okay, and they are present at the cell membrane. Okay, फिर दूसरे वाले मेम्ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? एट द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज। ओके, और कैपिलरीज किसके बने वाले रहते हैं? सेल्स के बने वाले रहते हैं। लेकिन यहाँ पे भी जो सेल के बीच बिटवीन क्या प्रेजेंट रहते हैं? पोर्स रहते हैं। सो वॉल्स ऑफ कैपिलरीज आल्सो हैव द पोर्स, दीज आर बिटवीन द सेल्स। तो ये हो गया सेकंड टाइप का हमारा मेम्ब्रेन, राइट। और एक मेम्ब्रेन होता है जो कहाँ पे रहता है? बिटवीन द, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्लड, दैट इज ब्रेन बैरियर। ओके, ये और ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वो किसको प्रोटेक्ट करता है? एक्चुअली इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। मतलब जितने भी हम लोग जिसको क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन्स देख रहे हैं, ये सारे मेम्ब्रेन्स अलग अलग टाइप के दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को। और लास्ट में क्या कौन सा वाला मेम्ब्रेन है? दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज प्लासेंटल बैरियर मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन दो अलग अलग इंडिविजुअल्स को क्या कर देता है? सेपरेट करता है। ओके, सो वी कैन राइट द दिस व्हाट? सेपरेट द टू इंडिविजुअल्स। तो ये एक ही बॉडी के अंदर तो रहता है, लेकिन बॉडी के अंदर दूसरी बॉडी को क्या कर देता है? ये सेपरेट कर देता है। अब इसकी परमेबिलिटी अलग होगी, प्लासेंटल बैरियर की या फिर प्लासेंटल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी अलग होगी देन द नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन।
या फिर वॉल्स ऑफ कैपिलरीज या फिर ब्लड ब्रेन बैरियर से. सो दैट्स व्हाई वी हैव स्टडीड द ऑल 4 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन. कौन से है? हाँ, सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन. कौन से है? सेल मेम्ब्रेन, walls of capillaries, फिर blood brain barrier and the placental membrane. ओके, अब ये जो placental membrane होता है वो कौन से टाइप की ड्रग्स को सबसे ज्यादा अलाउ करेगा पास होने के लिए? 2 टाइप के ड्रग होते हैं ना. एक कौन सा है? एक्वस, मतलब उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक ड्रग. और दूसरा वाला लिपोफिलिक ड्रग. तो कौन से टाइप के ड्रग्स को ये इजीली पास होने देगा? लिपोफिलिक ड्रग. सो इट विल अलाउ द लिपोफिलिक ड्रग्स, राइट. अब वैसा ही दूसरा कौन सा होता है? ब्लड ब्रेन बैरियर भी कौन से टाइप के ड्रग्स को अलाउ करता है? अगेन इट विल आल्सो more that means it will also let the passing of the lipophilic drugs, right. तो ये अपन ने क्या देख लिया है? टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन. तो अभी क्या देखना पड़ेगा? ये मेम्ब्रेन होता कैसा है, राइट. सो नाउ वी विल गो फॉर द सेल मेम्ब्रेन. ओके, तो अब ये सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली क्या फॉर्म करता है? सेल मेम्ब्रेन के वजह से कौन बनता है? सेल बनता है. अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं रहा होता था तो जो सेल के कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो इधर उधर भाग जाते थे. सो सेल मेम्ब्रेन जाके फॉर्म करता है, फॉर्म द सेल. ओके, उसके वजह से ही सेल रहता है, राइट. जैसे कुएं का क्या रहता है? वॉल. अगर वॉल ही नहीं रहे तो हाँ, सो अंदर का कंटेंट बाहर, बाहर का कंटेंट अंदर. ओके, तो ऐसा कोई एक प्रॉपर शेप वाला सेल नहीं रहता था. ओके, उसके बाद में मुझे बताओ, अब सेल मेम्ब्रेन तो होता है और ये उसका स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है आप लोगों को? बाय लेयर वाला. ओके, और उसी को क्या बोलते हैं? लिपिड बायलेयर. ओके, तो यही अभी अपने को देखने का है. ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है, इधर का पार्ट अलग दिखाई दे रहा है, राइट. बीच वाला पार्ट अलग दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट अलग दिखाई दे रहा है. मतलब ये जो होता है वो कुछ चीजों से बनता होगा, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज कंसिस्ट ऑफ. अब बताओ, सारी चीजें, पूरा का पूरा सेल ही 3 चीजों से मिलके बनता है. कौन से 3 चीजें? अभी अभी क्या बोला तुम लोगों ने? लिपिड बायलेयर ना. तो सबसे पहले किससे बनता होगा? फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट इज द लिपिड. ओके, सारे के सारे जितने बायोलॉजिकल सिस्टम है 3 ही चीजों से बनने वाला है. कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट? कौन सा? लिपिड, प्रोटीन एंड मैक्रोमोलिक्यूल. 3 है ना. कौन से? लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट. ओके, सो पहला कौन सा है? लिपिड. दूसरा वाला कौन सा है? प्रोटीन. ओके, और तीसरा वाला कार्बोहाइड्रेट नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वी कॉल इट एज अ शुगर्स. ओके, तो शुगर, ये 3 चीजों से मिलके क्या बने वाला है? हमारा सेल मेम्ब्रेन बने वाला है. तो फटाक से वैसे ही मुझे उसके फंक्शंस भी तो बता दो. फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. सबसे पहला फंक्शन क्या होता है? वो क्या मेंटेन करता है? हाँ, शेप, मतलब स्ट्रक्चर की इंटीग्रिटी मेंटेन करता है. सो मेंटेनिंग द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी. आप लोगों को लगा होगा हम लोग एकदम से एब्जॉर्प्शन से स्टार्ट कर देंगे, लेकिन एब्जॉर्प्शन होने के लिए, क्योंकि ये बहुत फैक्टर्स बाद में आने वाले हैं, बाद में बीच बीच में नाम आते जाएंगे, फॉस्फोलिपिड. ओके, तो ये सारी चीजें पता होने के लिए चाहिए रहता है. तो सेकंड फंक्शन कौन सा रहता है? एक वो सेल को प्रॉपर तरीके से क्या करके रखता है? ऑर्गेनाइज. सो दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन. और थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा होता है? इट, अगर सेल, जैसे अभी अपन ने सपोज ये रूम बना के रख दिया है, सपोज कोई भी तुम्हारा रूम है या स्टूडियो है, बना के रख दिया, लेकिन उसमें डोर या विंडो ही नहीं रखी, तो ना ही कोई बाहर से अंदर आएगा, ना कोई अंदर से बाहर जा पाएगा. मतलब यही जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है वो क्या अलाउ करता है? एंट्री एंड एग्जिट, मतलब फ्लो ऑफ द मटेरियल्स. ओके, सो दिस अलाउ द फ्लो ऑफ द मटेरियल. ओके, दिस आर द जस्ट बेसिक फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. तो अब ये किससे बने वाला है? 3 चीजों से. कौन सी 3 चीजें हैं? पहली चीज कौन सी है? लिपिड्स, राइट. सबसे पहले मुझे बताओ, व्हाट आर द लिपिड्स? लिपिड्स मतलब
बेसिकली these are बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था ना. ओके, सिंपल डेफिनेशन है. these are the esters of fatty acids. these are called as lipids. ओके, फिर फैटी एसिड मतलब क्या होता है? फैटी एसिड मतलब एसिड है. कौन सा एसिड है? कार्बोक्सिलिक एसिड है. ओके, और उसके साथ में क्या लगे वाली है? चेन. ओके, कौन सी वाली चेन? ऐसे एरोमेटिक है या फिर स्टेट वाले? स्टेट वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? एलिफेटिक चेन. ओके, मतलब व्हाट आर द fatty acids? These are carboxylic acids with the aliphatic chain. और वो एलिफेटिक चेन फिर कैसे होती है? ये कंटेनिंग डबल बॉन्ड और हाँ, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड. मतलब उसको किस में डिवाइड कर देंगे? या तो सैचुरेटेड रहती है या फिर अनसैचुरेटेड रहता है. ओके, तो ये वाला हमारा कंस्ट्रक्शन था. अब ये जो लिपिड होते हैं वो अकेले नहीं पाए जाते हैं, वो किसी ना किसी के साथ में अटैच रहते हैं. जैसे यहाँ पे कौन है, किसके साथ में अटैच है? फॉस्फेट के साथ में. इसलिए उसका नाम क्या हो जाएगा? These are called as the phospholipids, right? So what are phospholipids? These are lipids which are attached with the phosphate groups. Okay, अब मतलब यहाँ पे अब अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला हमारा क्या है? These are the fatty acid. ओके, फैटी एसिड प्लस हमेशा कौन रहता है? ग्लिसरॉल्स. ओके, फिर उसके साथ में कौन रहता है अटैच? फॉस्फेट. ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड्स, राइट? अब इसमें क्या क्या है? तो कौन सा पार्ट है हमारा? दिस इज द फॉस्फेट और उसके बाद में ग्लिसरॉल एंड द सैचुरेटेड फैटी एसिड. इतना लिखने की जरूरत नहीं है. फिर दूसरा वाला हमारा कौन सा वाला है? ये यही पार्ट है जो किसके साथ में अटैच होके दिख रहा है? शुगर के साथ में. शुगर के साथ में अगर अटैच है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा वाला लिपिड बोलेंगे? शुगर मीन्स सबसे बेसिक वाला शुगर जो सबसे ज्यादा यूज होता है, कौन सा है? ग्लूकोज. ओके, मतलब कौन सा वाला बोलेंगे हम लोग? ग्लाइकोलिपिड्स, राइट? सो सेकंड, और उसमें हमारा मतलब वही नहीं रहता है, ग्लूकोज ही नहीं होता है, वो अलग टाइप के, वो हम लोग देख लेते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स, राइट? और जो थर्ड टाइप का होता है उनको हम लोग बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द स्टीरॉल्स, राइट? तो हाँ, देख लो. ओके, सो यहाँ पे क्या है? दीज आर द स्टेरॉल्स. ये जो स्टेरॉल्स होते हैं ये अब्सेंट रहते हैं. दीज आर बेसिकली अब्सेंट इन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी हम लोग सबसे ज्यादा किसके ऊपर ध्यान देंगे? इन द बैक्टीरिया. ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखने से बेटर है फिर हम लोग क्या डाल देते हैं? सिंगल. So these are basically absent in the bacteria. Okay, इसलिए अगर बैक्टीरिया में absent होते हैं तो ड्रग बनाते टाइम पे हम लोग वो भी ध्यान में रख सकते हैं. और फिर किस में प्रेजेंट रहेंगे? These are going to be present in the mammals. Okay, मतलब ह्यूमन में प्रेजेंट रहते हैं क्या? यस. ओके, और these are present in, फिर क्या बोल देंगे सीधा सीधा? एनिमल्स. और प्लांट में होते हैं क्या? प्लांट में प्रेजेंट होते हैं क्या? पढ़ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी. ओके, प्लांट स्टेरॉल से आते हैं ना. सो दिस आर आल्सो प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. किस में प्रेजेंट नहीं रहते हैं? वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होते हैं. ओके, तो ये हो गए हमारे तीन टाइप के लिपिड्स. कौन से लिपिड है? फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड द स्टीरॉल्स. उसके बाद में फिर ये जो हमारे लिपिड्स है उनका कौन सा वाला नेचर होता है? इट इज कॉल्ड एज एम्फोपैथिक नेचर. मतलब कौन सा वाला नेचर है? एम्फोटेरिक नेचर. एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? उसके पास में दोनों भी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट रहती है. और कौन सी? इट हैव द हाइड्रोफिलिक रीजन एज वेल एज हाइड्रोफोबिक रीजन. ओके, सो दिस इज हैविंग द हाइड्रोफिलिक रीजन. और दूसरा वाला कौन सा रीजन होता है? हाइड्रोफोबिक रीजन. और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिपोफिलिक रीजन प्रेजेंट रहता है. दैट्स व्हाई इट इज हैविंग द
एम्पीपैथिक नेचर, ओके। और ये दोनों भी रीजन मिला के क्या बना देते हैं, दिस फॉर्म द बाय लेयर, ओके। सो दे फॉर्म द बाय लेयर, ओके। वो नेचुरली बाय लेयर बना देते हैं, मतलब इसके पास में दो चीजें होती है। और बाय लेयर कब बनाएंगे, व्हेन दिस आर प्लेस्ड इन द वाटर, तो हमेशा ये क्या बना देते हैं, बाय लेयर, ओके। तो नेचुरली तो बाय लेयर बना ही रहे हैं। अब हम लोग यही क्या है, लिपिड्स है, लिपिड के पास में मतलब क्या है, एक कौन सा रीजन होता है, हाइड्रोफिलिक रीजन, और दूसरा वाला कौन सा है, लिपोफिलिक रीजन। और इनको हम लोग किस में डाल देंगे, वाटर में। तो लिपोफिलिक रीजन क्या हो जाएगा, एक साथ में आ जाएगा। तो ये इस टाइप का क्या बनाना स्टार्ट कर देता है, स्ट्रक्चर बनाता है। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिसेल्स, ओके। और हम लोग इसको, ये जब ऐसा बनता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइपोसोम्स, ओके। सो when it is these are placed that is added in the water, this form the liposomes, okay। ये हम लोग कहाँ पे पढ़ने वाले हैं, इन नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स, ओके। वो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में लिपोसोम्स काफी सारे हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये वाला पहला वाला कौन सा था, दिस इज द लिपिड। उसके बाद में लिपिड के बाद में कौन आता है, प्रोटीन। अब ये प्रोटीन कहाँ पे रहते हैं, मेम्ब्रेन में रहते हैं। इसलिए जो प्रोटीन मेम्ब्रेन में रहते हैं, देज आर कॉल्ड एज द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहे जाते हैं। और कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, आउटसाइड रहते हैं। जो आउटसाइड में रहते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक। और जो मेम्ब्रेन के अंदर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्रिंसिक प्रोटीन, राइट। सो इंट्रिंसिक प्रोटीन। और दूसरा वाला कौन सा कहलाएगा फिर, दीज आर कॉल्ड एज द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, राइट। तो ये हो गए हमारे दो टाइप के प्रोटीन। और कुछ कुछ बुक्स में इनका नाम क्या दिया वाला रहेगा, इंट्रिंसिक को क्या बोला जाएगा, इट विल बी इंटीग्रल पार्ट, दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड एज इंटीग्रल प्रोटीन। और दूसरा वाला कौन सा है हमारा, एक्सट्रिंसिक, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज द पेरीफेरल, राइट। सो these आर द पेरीफेरल प्रोटीन्स, राइट। तो ये हमारे दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। अब ये थर्ड वाला जो मटेरियल बचा है, दिस आर कॉल्ड एज द शुगर्स। तो सिंपल शुगर्स कौन से है, सिंपल शुगर्स कौन सा है, सबसे सबसे आसान वाला, ग्लूकोज, ओके। तो ग्लूकोज एज सच कभी यहाँ पे दिखाई देता है क्या, नहीं। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल नो सिंपल शुगर्स आर प्रेजेंट, ओके। तो सिंपल शुगर को क्या बोला जाएगा, नो। तो यस किसको बोला जाएगा, कौन से वाले प्रेजेंट रहते हैं, जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, these are called as oligosaccharides, okay। So these are the oligosaccharides, okay। और मतलब जो किससे बने वाले हैं, 2 to 10 शुगर मोइटिस से, ओके। शुगर से जो बनते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, oligosaccharides। sometimes it can be said as a 2 to 15, और more than that they will be called as polysaccharides। तो सिंपल वाले शुगर रहते हैं क्या, नहीं, ओके। कौन से वाले रहते हैं, या तो ओलिगोसैकेराइड, नहीं तो पॉलीसैकेराइड्स। और ये जो प्रेजेंट रहते हैं वो हमेशा एक ही साइड में प्रेजेंट रहते हैं, और वो साइड कौन सी रहती है, एक्सटर्नली, ओके। तो एक्सटर्नल वाले जो शुगर्स रहते हैं उन शुगर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एक्सटीरियर शुगर्स, ओके। सो दिस कैन बी द एक्सटीरियर कहाँ पे रहेंगे, बाहर के साइड में जो शुगर्स रहते हैं। और वो जो शुगर्स रहते हैं वो होते हैं हमारे फ्री पॉलीसैकेराइड्स, ओके। तो फ्री पॉलीसैकेराइड्स किधर की तरफ रहेंगे, एक्सटीरियरली। फिर जो इम्बेडेड वाले रहते हैं वो क्या बना के रखते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना के रखते हैं, किसके साथ में, या तो लिपिड के साथ में, नहीं तो प्रोटीन के साथ में, ओके। सो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, देज आर कोवेलेंटली बाउंड
कोवेलेंटली बाउंड टू द लिपिड लिपिड और द किसके साथ में प्रोटीन्स। ओके, तो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के साथ में ये प्रेजेंट होते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में शुगर्स के बारे में क्या याद रखने का, बाहर से जो अटैच हो सकते हैं वो सिंपली कौन से रहते हैं, फ्री पॉलीसैकेराइड्स, और बाकी के शुगर्स कैसे बॉन्ड रहते हैं, कोवेलेंटली बॉन्ड रहते हैं, किससे, लिपिड और प्रोटीन से। तो ये हमारा क्या कहलाता है, दिस इज द कंटेंट। ओके, मतलब किससे बने वाला है, सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये ऐसा क्या ऐसा रहता है या डायनामिक रहता है, मतलब वो स्टैटिक रहता है या डायनामिक रहता है, कि आप लोगों ने पढ़ के रखे वाला है, सेल है। ओके, सेल में क्या है, लिपिड बाइलेयर है। ओके, ये बाइलेयर दिखाई दे रही है ना, ये वाला हो गया, कौन सा वाला रीजन है, हाइड्रोफिलिक रीजन, और अंदर वाला कौन सा है, लिपोफिलिक रीजन, और अंदर फिर से कौन सा वाला रहता है, दिस इज हाइड्रोफिलिक रीजन। फिर यहाँ पे कौन कौन से वाले प्रोटीन है, दिस आर कॉल्ड एज द इंटीग्रल प्रोटीन। फिर दूसरे वाले प्रोटीन जो बाहर की तरफ लगे वाले होते हैं, दिस आर कॉल्ड एज द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, राइट। उसके बाद में और अंदर कौन है हमारा, दिस आर द लिपिड, राइट। इतना सभी को समझ में आ गया। और इसके साथ में क्या अटैच रहते हैं, शुगर्स, एक्सटर्नली कौन सा वाला रहेगा, पॉलीसैकेराइड। इतना सभी को समझ में आ गया। तो ये जो है ये ऐसा का ऐसा रहता है क्या, नहीं रहता है। ओके, मतलब ये हमेशा डायनामिकली क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। और वो चीज अपने को किसने बताई है, जॉनाथन सिंगर एंड द गार्थ निकोलसन। ओके, और उन्होंने अपने को एक मॉडल दिया, और वो मॉडल कौन सा कहलाता है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ओके, तो मतलब ये जॉनाथन सिंगर ने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड कौन होते हैं, which any substance which can flow is called as fluid। फ्लो हो रहे मतलब वो क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। मतलब ये भी कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं। और मोशन कौन और कैसा करेगा, मोशन कौन करेगा और कैसा करेगा, जो ये जो लिपिड वाला बाइलेयर है ये भी तो मोशन करेगा। और ये कौन है, हमारे प्रोटीन से, प्रोटीन भी तो मोशन करेंगे, लेकिन कैसे मोशन करेंगे, पता है क्या, यस और नो, नो। ओके, तो फिर अपन क्या पढ़ लेते हैं, कौन सा मॉडल है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो ये जो दो आदमी थे, कौन सा है, जॉनाथन सिंगर्स एंड द गार्थ निकोलसन, इन्होंने हम लोगों को आके डिस्क्राइब किया है। डिस्क्राइब, वो भी कौन सी चीज को डिस्क्राइब किया है, हाँ, मोशन, मतलब कौन सा वाला है, किसका नेचर है, सेल मेम्ब्रेन का नेचर है। और सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, मोशन में रहता है, और मतलब क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो उसको कौन सा नेचर बोलेंगे, फ्लूइड। और मोशन करता है मतलब एक जगह पे रहेगा क्या, नहीं, जो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कौन सा नेचर, डायनामिक नेचर। मीन्स दे डिस्क्राइब द दो नेचर है, दैट इज फ्लूइड एंड क्या कहलाता है, डायनामिक, डायनामिक नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ओके, नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन। तो ये आपने को बताया है जॉनाथन सिंगर एंड द कौन है, गार्थ निकोलसन। और कब बताया है, इन 1972 में ही बता दिया था। अब ये तो मोशन तो करता है, लेकिन कौन मोशन कर रहा है उसके बारे में भी देखेंगे। तो तीन चीजों से बन के बना वाला है, फटाफट बताओ कौन सी तीन चीजें हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा है, दिस आर द लिपिड एंड क्या है, प्रोटीन। और थर्ड वाला पार्ट कौन सा वाला है, these are called as the sugars। ओके, अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ सबसे सिंपल वाली बात लेते हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, लिपिड एंड प्रोटीन। ओके, ये जो लिपिड और प्रोटीन होते हैं ये डिफ्यूज करते हैं, कैसे है, जाते हैं लैटरली, मतलब मैं इस पे दिखा नहीं पा रहा हूँ, ये हमेशा अभी क्या करते रहेंगे, ये हमेशा ये वाला आगे बढ़ते जाएगा, इस तरीके से ये आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब ये कांस्टेंट किस में रहेंगे, मोशन में रहेंगे, राइट। सो देज लिपिड एंड प्रोटीन होते हैं, देज सिंपली डिफ्यूज, कैसे हो रहे हैं, लैटरली ये डिफ्यूज होते रहते हैं। ओके,
और कहाँ पे डिफ्यूज हो रहे हैं वो? थ्रू आउट द मेम्ब्रेन, सो वी कैन राइट डाउन द थ्रू द मेम्ब्रेन। तो ये हम लोगों को सीधा याद रखने का है। कौन सी दो चीजें हैं? लिपिड एंड प्रोटीन। ओके, जिसमें से कौन सा पार्ट है रहता है हमारा? फॉस्फो, क्या कहलाता है? लिपिड्स। ओके, ये जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ये क्विकली डिफ्यूज होते हैं, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दे सिंपली डिफ्यूज क्विकली। ओके, और जो फॉस्फोलिपिड्स रहते हैं ये स्पिन करते हैं। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दे स्पिन अराउंड हेड एंड टेल एक्सिस। मीनिंग बताओ। फॉस्फोलिपिड ये वाला इस टाइप का लिपिड है। ओके, ये कौन सा है? हेड। ये कौन सा है? टेल। मतलब यहाँ पे ये साथ में क्या होते रहते हैं? स्पिन होते रहते हैं और साथ में आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये कौन हो गया? हमारे लिपिड एंड प्रोटीन। और इनके साथ में कौन अटैच रहता है फिर? शुगर्स। तो ऑटोमेटिकली वो जो होता है वो होता ही रहेगा। तो इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा वाला है? दीज आर द लिपिड एंड प्रोटीन्स। कैसे आगे बढ़ते रहते हैं? लैटरली। ओके, आगे जाते रहेंगे और साथ में स्पिन होते रहेंगे अराउंड दिस एक्सिस। ओके, तो ये हो गया इनका इसका क्या होता, क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। ओके, अब ये जो डिफ्यूज होते हैं वो भी किसमें? इन द, सबसे पहले किस में देखेंगे? आरबीसी। तो आरबीसी में जब ये डिफ्यूज होते हैं तो उसको एक पूरा कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करने के लिए लगते हैं कितने सेकंड्स? 12 सेकंड। वैसे भी इन किस में रहेंगे हमारे? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में इट विल टेक ओनली 1 सेकंड। ओके, सो कितना? एक तो कितना हो गया? 12 सेकंड एंड दूसरा 1 सेकंड। ओके, मतलब अब यहाँ पे हमारे कौन से वाले चीजें आ रही है? एक तो कौन सा बारे में बात किया था? लिपिड एंड प्रोटीन। कौन से प्रोटीन है? देज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज द मेम्ब्रेन। क्या है? अ प्रोटीन। ओके, अब ये जो हमारे मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, ओके, वो भी पहला कौन सा देखा था? लिपिड और प्रोटीन साथ में। ओके, अब हम लोग सिर्फ किसके बारे में देख रहे हैं? मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ में के बारे में बात कर रहे हैं। ये भी क्या होते हैं? मूव करते हैं। और ये भी कैसे मूव हो रहे हैं? लैटरली मूव हो रहे हैं, लेकिन इनकी स्पीड किससे कम रहेगी? rate is less than the lipids. Okay, so these have rate is what? Less than the lipid से इनका रेट कम होता है। तो ये हो गए हमारे कौन से वाले लिपिड्स? मेम्ब्रेन, सॉरी, कौन से प्रोटीन्स है? मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ओके, और इनके ये अभी फिर कौन कौन मूव हो रहा है? लिपिड भी मूव हो रहा है। ओके, उसके बाद में प्रोटीन भी मूव होते रह रहे हैं। वो मूवमेंट के वजह से अब कौन सा वाला मोशन आता है? उसमें कौन सा नेचर आ जाता है? फ्लूइड नेचर आता है। और साथ में स्टैटिक है या डायनामिक है? डायनामिक, मतलब हमेशा क्या होते जा रहा है? चेंज होते जा रहा है। सो दैट्स व्हाई it is called as the fluid and dynamic nature of the membrane, and this model is called as fluid mosaic model. Okay, तो ये हो गया हमारा फ्लूइड मोजाइक मॉडल, राइट। इसके बाद में आज हम लोग सिर्फ इसका ये देखेंगे कि यहाँ पे कौन से मैकेनिज्म्स आने वाले हैं, मैकेनिज्म्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो इनके ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस से हम लोग देखते जाते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा वाला होता है? व्हाट इज दिस? मैकेनिज्म्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिज्म? किस तरीके से ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ओके, तो वो कहलाते हैं हमारे मैकेनिज्म। पहला वाला सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म कौन सा है? पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव का मीनिंग क्या होता है? विच रिक्वायर नो एनर्जी। एनर्जी तो नहीं है, लेकिन उसको ड्राइव करने के लिए कोई ना कोई फोर्स तो लगेगा, एंड दैट फोर्स इज द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मीनिंग क्या होता है? एक जगह डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सेंट्रेशंस, मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई और हाई टू लो, हाई टू लो। तो ये पहला वाला हो गया हमारा कौन सा है? पैसिव डिफ्यूजन। फिर सेकंड वाला कौन सा होता है?
this is the active transport, that means it is going to require the energy. Okay, then तीसरा होता है this is the facilitated diffusion. Okay, मतलब इसके पास में क्या रहेगा, कोई ना कोई ट्रांसपोर्टर, मतलब कौन रहेगा, कैरियर होते हैं. फिर आता है हमारा कौन सा होता कहलाता है, दिस इज द कन्वेक्टिव, तो कन्वेक्टिव भी रहता है. फिर नेक्स्ट वाला कौन सा आता है, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट. एंड लास्ट वाला कौन सा है, दिस इज द पिनोसाइटोसिस. ओके, दो